नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान के साथ ज़किया गज़ल हाजिर हैं, सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, वक्तन फ़वक्तन हम इस कम्युनिटी के मुख्तलिफ़ अफराद से शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपसे मिलवाते रहते हैं। कभी अदीब आते हैं, कभी शायर आते हैं, कभी कोई और इंसान जलवागर होता है इस स्क्रीन पे। लेकिन आज हमने एक ऐसे शख्स को ज़हमत दी है, एक ऐसे इंसान को ज़हमत दी है जो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, टीवी शोज़ भी करते हैं, तज्ज़िया निगार हैं। उनकी किताब तीसरी राय ने अदबी दुनिया में काफ़ी हलचल मचाई। ये किताब उनकी कॉलम्स पर मबनी है, लेकिन इस किताब को पढ़ के आप पर जो कुछ वाज़ेह होता है वो नाकाबिल बयान है। आइए हम अपने स्टूडियोज़ में मोहतरम हमीद भाषानी साहब को खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हमीद भाषानी साहब, कनाडा जैसे मुल्क में रहकर इतनी दूरबीनी से ये किताब लिखना तमाम जायज़ों के साथ कैसे मुमकिन हुआ? देखें, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि हम लोग जब वहाँ से आ जाते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ से होके हमारा जितना फोकस अपनी चीज़ों पे, अपने मसाइल पे, अपने इश्यूज़ पे होता है, ज़्यादा होता है, इतना वहाँ नहीं होता। वहाँ नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, गौर व फिक्र है, वो बढ़ जाता है। तो जो ही फिर हमारी दिलचस्पी बढ़ती है तो उस हिसाब से फिर हमारी पढ़ाई लिखाई जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो बन जाता है। किताबें भी हम ज़्यादा वहाँ की पढ़ना शुरू हो जाते हैं, अखबारात भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम रहते तो यहाँ हैं, काम यहाँ करते हैं, या जो भी हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारा एक बहुत ही बड़ा जो है ना वो एक हिस्सा वक्त का उन चीज़ों के बारे में लोग कहते हैं ये किताब तारीख़ का नौहा है, क्यों, ऐसा क्यों? असल में लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन ऐसा इसलिए कहते हैं कि मैं चूँकि ज़्यादातर तारीख़ी इश्यूज़ में इंटरेस्टेड हूँ। हिस्ट्री मेरा एक बहुत ही सब्जेक्ट रही है, और हिस्ट्री पे मैं बहुत ज़्यादा, कभी भी अगर मैं कुछ पढ़ता लिखता हूँ तो हिस्ट्री के हवाले से ही लिखता हूँ। तो इसमें मोस्टली जो मेरे कॉलम्स हैं उनमें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, यानी इवन करंट भी अगर कोई इशू है तो उसको मैं पीछे ले जाके हिस्ट्री के रिसर्च करके लिखते हैं। आप बज़ाहिर अंदर से तो एक क़दामत परस्त रूह रखते हैं, लेकिन ख़ुद को तरक्की पसंद कहलाना पसंद करते हैं, इसकी वजह? असल में ये मेरे ख्याल में बहुत लोगों का ख्याल ऐसे है, बल्कि हमारे जो हैं ये जो जिन्होंने दिबाचा लिखा था उन्होंने भी कुछ इस तरह का इज़हार किया था। मैं असल में क़दामत पसंद लगता हूँ, लेकिन हूँ नहीं। ये अच्छा है, चलिए। बेसिकली जो है नज़रियात और ख्यालात और अपने जो है वो एटीट्यूड के हवाले से मैं तरक्की पसंद हूँ। अलग बात है कि तरक्की पसंद मुझे कहलाने का कोई शौक़ नहीं है, नहीं शौक़ है, चूँकि ये तरक्की पसंदी और रोशन ख्याली भी है, एक तरह की गाली बन गई। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मैं चूँकि हूँ, बाई नेचर भी हूँ, बाई एजुकेशन भी हूँ, बाई ट्रेनिंग भी हूँ, सारी ज़िंदगी हमारा उठना बैठना। लेकिन आप अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपनी रिवायतों से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। इसलिए आपको देख कर लगता है कि आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। देखने में जो है ना, देखने में बिल्कुल कंजर्वेटिव लगता हूँ मैं। जी, यही मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रही थी, क़दामत परस्त। अच्छा, ये तीसरी राह के मुसाफिर कौन होते हैं? आप जैसे लोग जो कलम उठाकर दुनिया को बदलने के कलम के बलबूते पे दुनिया बदलने निकलते हैं, या कुछ और किस्म के लोग होते हैं, कुछ और करने वाले? देखें, ये जो बातें होती हैं ना कि कोई किस चीज़ से दुनिया को बदलता है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि दुनिया को बदलने के लिए एक अमली कामों की ज़रूरत है, तहरीकें होती हैं, लोग होते हैं, स्पेशली जिनको आप मैसेज कहते हैं। जब तक बड़े पैमाने पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये आप जो राइटर हैं, जैसे आप शायरा हैं, बहुत बड़ी आपका जो है वो नाम है, शायरी है, तो आप एक थोड़ी सी जो इंस्पायर लोगों को ज़रूर करते हैं कि कोई ख्याल आप लोगों को देते हैं, उससे लोग फिर आगे जो है वो करते हैं, लेकिन असल काम जो है वो अवाम का होता है। तो ये हमारी जो तीसरी राय, इसका मकसद ये था कि देखें, हर सोसाइटी में दो मरवजा ओपिनियंस होती हैं, बिल्कुल, और हाँ या नहीं। और मैंने ये देखा, और जो बड़े स्कॉलर्स हैं जो इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं इंटरनेशनली, अंग्रेज़ी अदब में, फ्रांसीसी अदब में, वो इस बात पे मुत्फिक हैं कि ये जो दो बड़ी राय हैं इनमें अब कोई फ़र्क नहीं रह गया। अच्छा, जैसे आप देख लें, मसलन अमेरिका में है ना जी, डेमोक्रेट हैं या लिबरल हैं, ये दो स्कूल ऑफ थाट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े इश्यूज़ पे
इनका एक ही स्टैंड है, एक स्टैंड है, यही चीज़ यूरोप में है, बिल्कुल। वहाँ लेफ्ट भी है राइट भी है, लेकिन जो बड़े बड़े इश्यूज हैं उन उन पे पर एक ही ये स्टैंड। लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, तो वो मैंने देखा कि ये अब इतना ज़्यादा इनमें ये मिक्सअप हो गया है कि अब इसमें ये दो ओपिनियन नहीं है, ये दरअसल एक ही ओपिनियन। एक ही तजाद है यानी कि यस, तो इसलिए हमने कहा कि एक तीसरी ओपिनियन, थर्ड जो ओपिनियन। एक तीसरी पिक्चर जो है तो वो पेश तीसरी करें। ओपिनियन आप आवाम से लेना चाहते हैं या इसमें मौजूद है किसी तबका से लेना चाहते हैं, यानी इन्हीं में मौजूद किसी ग्रुप से लेना चाहते नहीं, हैं? आवाम से कि हम ये देखते हैं ना कि लोग किस तरह सोचते हैं और वो किस तरह मुख्तलिफ हैं इनकी जो एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उससे। अच्छा, ये बताइए कश्मीर के बारे में मैंने आपकी किताब जब पढ़ी तो कश्मीर के बारे में आपने काफ़ी तवातुर से लिखा, और ये लिखा कि ये कौम परस्त सियासत और जमातें एक बंद गली में दाखिल हो गई हैं। तो इसको क्यों लिखा आपने ये जुमला, मतलब इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाया, आपने क्या ऐसा देखा कि आपने ये लिखा कि ये जमातें बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं? देखें, इसकी एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। वो चूँकि हम लोग जो है वो यानी बिल्कुल स्टूडेंट ज़माने से जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है, आज़ादी की जो सियासत है वहाँ पे, उसमें मुलव्वस रहे हैं प्रैक्टिकली। बिल्कुल। प्रैक्टिकली का मतलब ये है कि हम बाकायदा उसका हिस्सा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये हमारा एक पर्सनल पैशन रहा है। कश्मीरी में जो आज़ादी का सवाल है ना जो चलता है, तो उस ज़माने से लेके तो अब ज़ाहिर है एक बहुत मुद्दत गुजर गई। लोग कहते हैं कि जी कामों और मुल्कों में 60-70 साल कोई अरसा नहीं होता। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इन्वॉल्व रहा हूँ 60-70 साल से, लेकिन जो इससे निसब कम अज़ कम हमारी भी इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो ये जो 2 नस्लें या 3 नस्लें गुजर गई, वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी हमने आज़ादी लेनी है। कुछ कहते हैं लड़के लेनी है, कुछ कहते हैं डायलॉग से लेनी है, कुछ कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लेनी है। बिल्कुल। तो उसमें बुनियादी तौर पे जो कश्मीरी कौम परस्त हम इन्हीं को कहते हैं कि जो कश्मीरियत के हवाले से सोचते हैं। तो उन्होंने ये इतने लंबी प्रैक्टिसेस के बाद बंद गली में, मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी कोई हल नहीं है, हाल नज़र नहीं आ रहा, यानी जिसको आप कहते हैं ना एक स्टैंड ऑफ, यानी इस जद्दोजहद का आपके नज़दीक कोई हल नज़र नहीं आता। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया, जब मैंने ये कहा कि ये बंद गली में दाखिल हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एक नए आउट ऑफ बॉक्स हल की तरफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग में कोई हल नहीं है। अगर होता तो बहुत पहले निकल गया होता। अब देखें पाकिस्तान और इंडिया में तारीखी तौर पे जो हुक्मरान रहे हैं इससे पहले, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके उधर नेहरू और गांधी से लेके, तो वो इतने बड़े कद्दावर लोग थे और सियाने लोग थे, और अवाम से भी उनको बड़ी मोहब्बत थी, बिल्कुल, अपने मसाइल से भी उनको दिलचस्पी थी। वो उनके अंदर एक लीडरशिप थी, एक मैसेज था। वो कोई इस तरह के लोग नहीं थे वोटों के पीछे चलने वाले, बल्कि वो लोगों को एक स्ट्रेंथ थी उनकी। हाँ, तो वो इन मसाइल को हल नहीं कर सके, जिसमें कश्मीर सबसे बड़ा मसला है। तो अगर उसमें हल की गुंजाइश होती ना उस एग्जिस्टिंग जो पैरामीटर है उसके अंदर, तो वो डेफिनेटली उसको तो ये इतने अरसे से फिर कश्मीर में क्या हो रहा है, मतलब इसके मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं। पहले डेमोक्रेटिक स्ट्रगल रही, पहले 10-12 साल जो है शेख अब्दुल्ला की क़यादत में, आपको पता होगा शेख साहब गिरफ्तार होते रहे, कई दफ़ा जेलों में गए, बाहर निकले, जिला वतन हुए, मारें खाई। फिर तारीख ने एक नया टर्न लिया, तो उसके बाद मिलिटेंसी जो है वो शुरू हो गई। फिर 80s में जाके ये सारा रिबेलियन जो है वो हुआ। उसके बाद फिर गुज़श्ता 3-4-5 सालों से अब वहाँ पे एक पीसफुल स्ट्रगल चल रही है, जिसको लोग कहते हैं पत्थर मारना या इस तरह। लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आता, ये एक दायरे में घूम रही है। देखें, स्ट्रगल इटसेल्फ जो है ये बड़ी चीज़ होती है, लेकिन जब स्ट्रगल आपकी पूरी सदी पे मोहित हो और तो आगे बढ़ने के बजाय पीछे निकलना जाना शुरू हो जाए, अब तो फिर वो स्ट्रगल नहीं रहती, वो फिर आप यूँ समझ लें कि एक नाकामी है। यानी आप एक ही सर्कल में मूव कर रहे होते हैं और उसका कोई हल नहीं निकल रहा होता। एग्जैक्टली। उसमें फिर सोचना चाहिए जो कायदीन होते हैं, यानी कोई नया लाए अमल तय करना चाहिए नया कायदीन को। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम भाषानी हमीद भाषानी साहब, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमीद भाषानी साहब, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारे पस मंज़र हैं, उनकी किताब के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, उनकी ज़ाती शख्सियत के हवाले से भी।
ये बताइए हमीद साहब कि क्या वाकई इस सदी में भी लोग ग़ुलामी, इस्तेहसाल और मुनाफ़िक़त के कल्चर में ज़िंदा हैं? देखें, ये बाज़ार तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, चूँकि ये हमारे इर्द गिर्द की दुनिया बड़ी चमकीली है, चमकीली है, सॉफ्ट है, साफ़ सुथरी कैचिंग है, है। मतलब एग्जैक्ट, खींचती है अपनी हाँ। तरफ। हाँ। तो इसलिए हमें ये चीज़ें हम दिखाई नहीं देती। लेकिन इस पे एक वो, इस किताब में तो नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक कॉलम लिखा था अच्छा। जिसमें मैंने आदाद और शुमार, नॉर्मली मैं आदाद और शुमार से बचता हूँ जो कि लोगों को बोर करते हैं, लेकिन उसमें मैंने ये आदाद और शुमार दिए थे कि दुनिया में आज भी जो कम अज़ कम जो है वो करोड़ों की तादाद में ग़ुलाम, ऐसे लोग हैं जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल। लेकिन ग़ुलामी की चूँकि डेफिनेशन बदल गई है। आज से 200 साल पहले ग़ुलाम वो था जो आपने ख़रीदा हुआ है, ख़रीदा हुआ है, या जिसको ज़बरदस्ती आपने अपने जिस्मानी जागीरों पे मशक्क़त पे रख लेते थे, रख बस लिया। हाँ, उसी को ग़ुलाम कहते थे। एग्जैक्टली। जी। अब आज के दौर में ग़ुलामी की शक्लें बदल गई हैं। ज़हनी ग़ुलामी। हाँ, इसी तरह आपने एक आदमी रखा हुआ है, ज़बरदस्ती है, मजबूरी की वजह से है, जबर की वजह से है, कानूनी पाबंदियों की वजह से है, पासपोर्ट ना होने की वजह से है, जैसे कि कुछ मुल्कों में है, बिल्कुल। तो वो ग़ुलाम की एक शक्ल है, मॉडर्न। तो उसमें मैंने ये मिसाल दी थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग़ुलाम जो हैं वो दुनिया के 3 बड़े मुल्कों में आबाद हैं। ओह। उसमें नंबर 1 जो है वो चीन है। चीन है। कि चीन में उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें कि जो ये भट्टा मजदूर हैं ना उनके, जिनको ज़बरदस्ती पकड़ के वो ज़बरदस्ती काम बिल्कुल कराते हैं, काम उनको कराते। रेस्क्यू कराने के लिए। अच्छा। दूसरे और चीन जो है उसके बारे में ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि देखें, चीन जो है उस दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब उसी में आया था उसी में 1949 में। बिल्कुल बिल्कुल। और चेयरमैन माओ जैसा इनकलाबी, यानी उसका ओढ़ना बछूना जो है वो मजदूर और किसान था। बिल्कुल। ये पूरी जो उसने मार्च की थी, तारीखी इनकलाब लाया, ये तबके तबाह किए, तो उसका फोकस था गरीब आदमी। लेकिन चीन में सबसे ज़्यादा है, अमीरी अपनी जगह अमारत भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में ग़ुलाम वहीं पर है, जो खेतों पे या ये मिलों पे, भट्टों पे, यानी इस तरह जबरी मशक्क़त पे हैं, और उनको नामिनल, यानी जो है ना, आप समझ लें कि इनकम भी, खाना दे आमदनी दिया भी या नहीं है इस तरह। ज़्यादा। अब वो देखें, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी तरक्की। दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ग़ुलाम जो है वो इंडिया में। अब इंडिया अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। नेहरू जैसे सोशलिस्ट वहाँ 30-30 साल पे हुकूमत करते रहे, गांधी जैसा एक आदर्श पसंद आदमी जो है वो वहाँ पे रहा, लेकिन ग़ुलामी की जो वहाँ शक्लें हैं बिल्कुल इसी तरह, यानी मतलब जबरी तरीके से, कम मुआवजे पे, कानूनी पाबंदियों की वजह से, वो जो आपके सूद का लेन देन की वजह से कहीं लोग बिके हुए हैं, नस्ल दर नस्ल बिके हुए नस्ल हैं, दर नस्ल बिके हुए वो हैं। अपना सूद नहीं चुका चाइल्ड लेबर सकते, बहुत वो आम है नहीं कर वहाँ, सकते। एग्जैक्टली। वहाँ फुटपाथों पे आप देखें कितने बड़े नस्लें जवान हो जाती हैं जी वहाँ तो। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये लोग जो हैं हमारे यहाँ हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में क्यों है कि हमारे यहाँ अभी जागीरदारी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। सिंध में जो बड़े बड़े जागीरदार हैं ना, उन्होंने उसी तरह लोगों को रखा हुआ है, कम मुआवजे पे, बिल्कुल ही जो है ना वो रोटी कपड़े पे रखा हुआ है। इस तरह सरदार हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ सिस्टम है। तो इसलिए ग़ुलामी को अगर आप वो उस तरीके से ना देखें ना कि वो बांधा हुआ है बंदा, तो ये भी बांधा हुआ है, ये भी बंधे हुए हैं, ज़हनी तौर पे बंधे हुए हैं। बिल्कुल। ये देखें ना, अब ये मुल्क हैं तो यहाँ तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं। इक्का दुक्का मिसालें यहाँ भी निकल आती हैं कि किसी क्रेजी ने किसी को उठा के घर में बंद किया हुआ था, तो 10 साल बाद पुलिस को पता चला कि भाई इसने किसी को बंद किया हुआ है। तो वो और तरह का एक क्रिमिनल एक्ट है, वो कोई उस तरह का समाजी मसला नहीं है कि यहाँ को हज़ारों या सैकड़ों की तादाद में, मतलब ज़हनी ग़ुलाम नहीं है यहाँ, आज़ाद लोग हैं। आज़ादी है बिल्कुल। आपके कॉलम हमारे अहद के बहरान में आपने लिखा है कि आगाही और ज़्यादा जानकारी ने इंसानों को अना का कैदी बना दिया है। ये जुमला आपने किस पस मंज़र में लिखा? देखें, ज़्यादा आगाही और जानकारी जो है ना, वो एक तरीके से तो आप यूँ समझ लें कि बहुत ही बड़ा गिफ्ट है ऑफ नेचर, कि आप जो है उसकी वजह से चीज़ों को फिर ज़्यादा गहराई से समझते हैं, उसको ज़्यादा जो है वो आप ह्यूमन बुनियादों पे करते हैं। लेकिन आप उसमें ये देखें कि जो नेशनल सतह पे ये आगाही हुई है, जो बड़े मुल्क हैं, मसलन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, या एक ज़माने में सोवियत यूनियन था, तो उनकी ताकत का असल राज जो है वो यही आगाही थी ना, इल्म था बिल्कुल, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, हथियार बनाए, और फिर उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपनी ताकत बिल्कुल और अना और अपनी बात मनवाने का जो है ये इस उसमें, यानी उनको इल्ज़ाम था ये कि वो मनवा सकते हैं, नेगेटिवली यूज़ किया, बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान में एक अखलाकी
और माशरती गिरावट साफ नज़र आने लगी है जो कि पहले नहीं थी। क्या इस गिरावट का सबब लीडरान हैं, अवाम हैं, या दोनों हैं, या कोई और अवामिल इसके पसे पुश्त हैं? देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ, या मैं इस पे बात करता रहता हूँ ना अक्सर, कि अगर आपके मुल्क में कोई ऐसा आदमी है जो डिफरेंट ओपिनियन देता है, तो आप समझते हैं कि ये आदमी जो है ना ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। उसके पीछे सोच क्या है? उसके पीछे सोच ये है कि हमने सच्चाई पे अजारादारी कायम की हुई है। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं जो बात करता हूँ वो सही है, दूसरा जो उसी तरह की बात नहीं करता उसका कोई प्रॉब्लम है। मसलन सहाफत में कहते हैं जी इसने लिफाफा पकड़ा हुआ है, सही, वो जी ये बिका हुआ है। सियासत में कहते हैं जी ये गद्दार है, या मुल्क दुश्मन है, या किसी एजेंसी का है। बिल्कुल। अब इस चीज़ की वजह से वहाँ पे सारा जो है ना एक निज़ाम दरम बरम हुआ है, उसके अंदर एक जो ऑनेस्ट ओपिनियन होती है ना वो कोई दे ही नहीं सकता। और फिर क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका में था, कि यूरोप में है, कि कोई ओपिनियन में डिफरेंस ही नहीं है, घुमा फिरा के बात एक ही कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप गौर करें तो हमारे यहाँ जो 3 इस वक्त मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग है, तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, उनके आप मंशूर को तज्जिया करें गहराई में जाके तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। कोई बड़ी बात अब ले बता ही नहीं सकते, यानी मुख्तलिफ बात कोई नहीं कर रहे, एक ही बात है ही नहीं। झगड़ा आप मुझे देखा है ना जो रियल डिफरेंस, मसलन एक वक्त में जुल्फकार अली भुट्टो लेके आए थे पीपल्स पार्टी, ठीक है, तो वो सामने उनके मंशूर में लिखा हुआ था कि मैंने ये करना है, जागीरें जब्त करनी है, फैक्ट्रियां खींचनी हैं, स्कूल नेशनलाइज करने हैं, सामने एक बात थी। दूसरी तरफ उसके मुकाबले में जो लोग बैठे थे वो कहते कि ये टोटल गलत है, लोगों के हुकूक पे डाका डालने वाली बात है, फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को अपने बिजनेस करने, फैक्ट्रियां लगाने का हक होना चाहिए। तो ये एक बाकायदा फ़र्क है, और उसकी वजह से आप एक डिफरेंट तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, या आप फैक्ट्री वालों को रिप्रेजेंट करते हैं या मजदूर को, ठीक है ना, है, जिससे फिर अवाम को बात समझ में आती है कि भाई ये हमारे हक में है या मुखालफत में। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं कि ये तीनों जो हैं ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान बदल देंगे, इवन जरदारी साहब जैसे लोग भी कहते हैं कि हम बदल देंगे। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा हुकूमत करके चले गए, वो भी कहते हैं बदल देंगे। लेकिन कोई उनसे पूछे कि एक सेंटेंस में आप हमें बताएंगे आप क्या ऐसा कर लेंगे क्या जो आपने पहले नहीं किया। दे हैव नथिंग टू से, कोई है नहीं, कोई जवाब नहीं। तो इसलिए अवाम जो है ना वो इन्हीं तीनों के दरमियान तकसीम है, लेकिन उनको कोई ख़ास ना कोई इंसेंटिव है ना कोई प्रोग्राम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन। और ये बहुत बड़े ख़तरनाक, मैं आपको, आप देखें ये वीडियो, आप किसी तरह अगर देखें आज से 20 साल बाद मुमकिन है कि ये बहुत बड़े ख़तरनाक सिमत में ले जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह के कन्फ्यूजन फैलते हैं नज़रियाती किसी भी काम के अंदर, बिल्कुल, तो उसके बाद फिर आप आगे नहीं बढ़ते, उसके बाद आपकी नेगेटिव फोर्सेस जो हैं टेक ओवर करना शुरू हो जाती हैं। मसलन अभी सर्वे, ये इंटरनेशनल सर्वे हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे 2-3, और हमारी एक तो आदत ये है ना कि अगर कोई चीज़ वेस्ट से आ रही है या कहीं तो हम पहले ही कहते हैं कि जी ये है। तो उसमें जो है एक सर्वे के मुताबिक ये कि 70% पाकिस्तान का यूथ जो है वो इस सिस्टम से मायूस है। 70%, बिल्कुल, ठीक है। और इसके मुतबादल जो है वो पेश कर रहे हैं जिसमें उनको कोई क्लैरिटी नहीं। मसलन वो ये कहते हैं कि इसका मुतबादल जनाब इस्लामी निज़ाम है। अब कोई उनसे पूछे कि कौन सा इस्लामी निज़ाम, उस पर उन्हें बस कोई जवाब नहीं। यानी वो अपने आप को गैर मुतमय्यन ज़रूर समझते हैं लेकिन एक मुतबादल निज़ाम पेश करने में नाकाम है। उसकी यही वजह मैंने आपको बता दी कि तीनों पार्टियां हैं, तीनों गैर मुतमय्यन हैं, तीनों तब्दीली चाहते हैं, लेकिन तीनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है करने के लिए। एग्जैक्टली। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम हमीद बाशानी साहब, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम हमीद बाशानी साहब, जिनसे हम मुख्तलिफ सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप एक पोइट्री फेस्टिवल ऑफ पोइट्री करवाया करते थे जी, फिर ये सिलसिला क्यों बंद हुआ? मतलब यानी कोई ख़ास वजह थी, अदबी गुरोबंदियों की वजह से या अदबी मुनाफिकतों की वजह से? क्योंकि देखिए इस माशरे में आप जैसे बेलौस और बेगरज काम करने वालों की ज़रूरत है।
अदबी सियासत किसी भी चीज़ के लिए अच्छी, अदबी सियासत क्या, सियासत किसी भी चीज़ में आ जाए तो मैं नहीं समझती कि वो चीज़ जो है वो अच्छी होती है। तो आपने ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो आप किया करते थे, आपने इसे क्यों बंद किया? कोई खास देखें, वजह? उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक ये भी हमेशा ही होता है जो आपने महसूस किया है। देखें, हर फील्ड में, जैसा कि मैं सियासत में कह रहा था, इसी तरह हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। लेकिन अदब में मैं समझता हूँ कि काफ़ी मसले हैं। क्योंकि आप इतनी बड़ी शायरा हैं, अदीब हैं, आपको पूरा दिन वास्ता पड़ता है। ये नहीं, इसको कुछ लोगों ने अपना कोई बिजनेस बना लिया है, कुछ बिल्कुल लोगों ने इसको अपना जनाब जो है वो इवन जरिया रोजगार बना लिया है, कुछ बिल्कुल, लोगों ने अपनी इज्जत का या इस तरह का इसको एक अना का मसला बना लिया है। सीढ़ी बना लिया है। बिल्कुल। तो हम तो इस हवाले से इसमें काम करते थे कि उसमें हमारा कोई खास मुफाद नहीं तो था। हमीद भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि तो मैंने इसी सिलसिले, आपके सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है आजकल, कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक यहाँ प्रोग्राम करती हूँ। हाँ, मुझे पता है, और बहुत बड़ी बात है वो जो है ना। 300 350 लोग उसमें इनवाइट होते हैं और वो सिर्फ बाय इनविटेशन होता है। मेरा भी इस जमूत को तोड़ना था एग्जैक्टली। कि जो ये कारोबार बना लिया है, जो उर्दू ज़बान के की अदब और कहते हैं ना तरवीज तरक्की के लिए जो काम हो रहा था, वो उसके पीछे माशी मसाइल ज़्यादा कारफरमा थे लोगों के। एग्जैक्टली। हमने इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की, तो हम तो खुद चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलके काम करें, क्योंकि बिल्कुल। आपकी गाइडेंस चाहिए, आप जैसे लोग चाहिए। नहीं नहीं, आपने तो बड़ी कामयाबी से जो प्रोग्राम आप कर रही हैं, बल्कि ये तो हमारे उर्दू से हटके भी एक वक्त में हम जो सिटी ऑफ टोरंटो है ना, जिसमें कि स्पेनिश या इंग्लिश लैंग्वेज के जो इंटरनेशनल पोइट्री जी बिल्कुल, हम का, वही करने की हाँ, कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हमने बहुत लोगों को जमा कर लिया था। एक वक्त बिल्कुल में तो ऐसा था कि 20-20 30-30 जो है पोएट अदीब बाहर से, आया करते थे। लातिन अमेरिका से या इवन तुर्की से और ऐसी जगहों से। तो उसको दरमियान में ब्रेक, एक तो वजह ये थी, दूसरा दरमियान में मेरा कोई अपने ज़ाती कोई सेहत का इशू हो गया था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ी सी ब्रेक की है। लेकिन आप जैसे लोगों को देख के हौसला अफजाई होती है कि ये काम होता है। ये बात नहीं कि इसमें सब दुनिया जो है लेकिन वो, देखिए, ये हम कहते हैं कि कौल है कि दुनिया जो है वो बदतरीन होती जा रही है। बुरे लोगों की ज्यादती की वजह से नहीं, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से और अच्छे लोगों के पीछे हटने की वजह से। तो अगर आप जैसे लोग देखिए, अगर थक के बैठ जाएंगे बीच राह में, तो फिर तो गलबा तो बुराई का आएगा ना। ये बात आपकी एक गोल्डन, जिसको आप कहते हैं ना सेइंग। मैं अभी रिसेंटली आपको बताऊं कि 3-4 महीने पहले एक साहब आए मेरे ऑफिस में। मैं उनको जानता नहीं था, एक बुजुर्ग किस्म की शख्सियत है। तो आके उन्होंने कहा, जी मैं गुजर रहा था, 1 मिनट आपका लूँगा, मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी। तो मैंने कहा, जी बताइए। खड़े खड़े उन्होंने कहा कि मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप ये जो काम कर रहे थे और आपने छोड़ दिया, उसकी वजह से अब बुरे लोग यही काम करना शुरू हो जाएंगे। सही क्या? तो इसलिए आप इसको कुछ मतलब वक्फे से करें, कुछ बिल्कुल करें, लेकिन इसको खाली मत छोड़ें। ये बात आपकी 100%, मुझे उनकी बिल्कुल बात जो है, देखें वो टाइम निकाल के सिर्फ ये बात कहने के लिए। बिल्कुल। और मैं तो आपसे देखिए स्क्रीन पर ये बात कह रही हूँ कि आप हमारा साथ दें, हमें आप जैसे बिल्कुल लोगों की बिल्कुल, ज़रूरत हम है। तो आपके तो साथ शुमाली हैं। अमेरिका के मंजरनामे को, अदबी सकाफती और माशी मंजरनामे को किस तरह देखते हैं आप? देखें, अब इसमें उर्दू जो है एक बाकायदा एक बहुत ही एक वेल एस्टेब्लिश किस्म की लैंग्वेज बन गई है। बिल्कुल इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं बिल्कुल अमेरिका से लेके यहाँ जो बिल्कुल है कनाडा में। तो उसका जो, और मोस्टली पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल और आपकी तरह के ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायरी में अदब में काम किया है, नाम बनाया, उसके बाद यहाँ पे आए। बहुत सारे आपको जो है बिल्कुल कितने ही लोग नज़र आते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत बड़ा एक जो है एक माहौल मौजूद है। इसको सिर्फ प्रॉपर तरीके से चलाने की ज़रूरत है चलाने की और जरूरत, दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाने सीखना की। चाहिए। मसलन जैसे बिल्कुल हमने देखा ना, इंग्लैंड में भी शुरू में ऐसे हुआ था, बहुत अच्छे एक माहौल बन गया, सब कुछ हुआ। बाद में वही नेगेटिव लोग आ गए कि अदब के नाम पे जो है वो जो काम उन्होंने शुरू बिल्कुल कर जो काम दिए, शुरू जिसकी किया। वजह से फिर काफ़ी उसको जो है ना नुकसान हुआ। तो अगर ये चीज़ें देखी जाएं और ऐसे लोग मिलजुल के काम करें जिनका कोई अपना ज़ाती एजेंडा नहीं है, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बहुत देखिए, स्कोप है। लोग ज़्यादातर, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग ऐसे स्टेजेस को, ऐसे प्रोग्राम्स को अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे लोग जो पहले यहाँ रहते नहीं थे लेकिन यहाँ पढ़ने आते थे, पाकिस्तान से बुलाए जाते थे यहाँ जाहिर है, टिकट भेज के, एग्जैक्ट। और पूरे इज़्ज़त और एहतराम और इज़्ज़त और तकरीम के साथ बुलाए जाते थे।
लेकिन जब यहाँ आ गए तो लोगों ने जिस तरह उनका एटीट्यूड हुआ, उसने भी मुझे काफ़ी हर्ट किया और मैंने फिर इस काम को इस तरह आगे बढ़ाया। और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल, आप जैसे लोगों की हमेशा दी ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए कि थोड़ा सा कनाडा की सियासत पे गुफ्तगू करते हैं कि क्या वजह है कि अब तक कनाडा के पस मंजरनामे में कोई पाकिस्तानी क़यादत सामने नहीं आ रही है? क्या इसकी वजह खुद साख्ता सियासतदान, खुद साख्ता दानिश्वरों की बहुतात है? देखें, एक वजह तो ये भी है, और आप ये देखें ना कि यहाँ पे अगर एक काउंसलर का इंतखाब हो रहा है तो उसमें एक आदमी खड़ा होगा तो 10 उसी के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हो जाएंगे। जैसे आपने देखा 2-3 वार्ड्स में कि वो 10 आदमी जो हैं उनके वोट मिला के तो जीतने वाले वोट से कई गुना ज़्यादा थे। जी जी जी, मेरा कहने का मकसद यही था। देखिए मैंने ये लिखा हुआ अभी अपने पास कि अगर कोई इंसान जो है खड़ा हो रहा है किसी मुकाबले के लिए, तो उसके बिल्कुल सामने उसका बेस्ट फ्रेंड भी खड़ा हो सकता है। एग्जैक्टली। और उसकी वजह, बजाय इसके कि वो अपने साथी को सपोर्ट करें, बजाय इसके कि वो अपने साथी की मदद करें, वो इस तरह तो कभी भी पाकिस्तानी क़यादत सामने नहीं आएगी। और ये चीज़ खाली क़यादत में नहीं देखी जा रही, बल्कि ये देखा जा रहा है कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो यानी प्रिंट मीडिया हो, लोग कम्युनिटी के शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ये चीज़ भी है सर, बहुत ही सारी इसमें क्या कहते हैं आप, एक तो जेलसी बहुत ज़्यादा है बिल्कुल कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। दूसरा ये है कि वो एक जो विजडम होती है ना चीज़ों को समझने की, कि भाई अब एक आदमी खड़ा हो गया है और इसके जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वोट बैंक बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, बिल्कुल इसके बावजूद आप जाके खड़े हो जाते हैं, तो या तो आपको अपने बारे में गलतफहमी है गलतफहमी भी है, और या फिर आप एक नेगेटिव एटीट्यूड ही नेगेटिव, आप अप्रोच। उसको तबाह, यानी हाँ मैं ना खेलूं ना किसी को खेलूं। हाँ, यानी हम अन्य वो नेगेटिव अप्रोच के साथ सामने आ जाते हैं कि भाई अगर वोट कटेंगे इनके, इस यही वजह है कि यहाँ पर अब तक कोई ऐसी ऐसी क़यादत जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बबांग दोहल और सच्चे तरीके से काम कर सके, हमने तो नहीं देखी अभी तक। कभी आपके यानी हम तो अभी आए नए नौवारिद हैं यहाँ पे, आप ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि कोई शख्स इतना आगे तक पहुँचा हो? देखें, वो जो कुछ इक्का दुक्का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए या इस तरह के लोग हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है कि देखिए यहाँ चूँकि एक मिक्स किस्म की सोसाइटी है, किसी एक कम्युनिटी पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, या किसी एक कम्युनिटी से आइडेंटिफाई होके ना, तो फिर आपके चांसेस कोई ज़्यादा आगे के नहीं होते, क्योंकि फिर दूसरी कम्युनिटीज़ ये समझती हैं कि जी ये बंदा तो एक एथनिक ग्रुप या एक जो है रिलीजन या एक मुल्क की बात कर रहा है, बिल्कुल। तो वो फिर एक तरह का आपका एक नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। इसको सिर्फ वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन चीज़ों से ऊपर हैं, तासब नहीं है, यानी ये क्वालिटी होनी चाहिए, तासब नहीं। बिल्कुल। तो लोग इसको तासब बना के पेश करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जी हम ऐसा तासब फैलाएं। मैंने देखा एक साहब जो हैं वो किसी और वार्ड क्या इस सिटी में ही नहीं रहते थे। अच्छा। वो एक दूसरी सिटी से आके यहाँ पे जो है वो सिटी के काउंसिल के इलेक्शन में खड़े हो गए। ओह नो। और उन्होंने आके एक ऐसे इलाके में किया जहाँ एथनिक ग्रुप अपना ज़्यादा था, और उन्होंने इसको फैलाने की कोशिश की कि इस बुनियाद पे सारे लोग मुझे वोट देंगे। बिल्कुल उसके उलट हुआ। ओह, लोगों ने यानी कोई 150 भी वोट नहीं मिला उनको, जहाँ पे 10-15 हज़ार का मुकाबला था। तो इसलिए यहाँ लोग चूंकि पढ़े लिखे हैं, तासब हम खुद नहीं पसंद करते, हम लोग तासब का शिकार हुए। बिल्कुल शिकार हो रहे हैं, पसंद तो नहीं और जो कुछ हमारे मुल्कों में हुआ उसकी वजह यही थी ना जी, वहाँ पे कबीले हैं जी, आपका ट्राइब है, आपके ख़ानदान है, आपके रिश्ते नाते हैं, उससे बाहर कोई ना इलेक्शन जीता है ना कोई कुछ कर सकता है, इलाके हैं, ट्राइबलिज्म है, तो उसको यहाँ नहीं फैलाना चाहिए। एक रिफाइंड डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके अंदर आप बेशक अपने लोगों को साथ मिलाएं, लैंग्वेजेस भी हैं, कल्चर भी हैं, लेकिन उसको तासब न बनने दें। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। ये बताइए आपकी कोई नई किताब आ रही है? देखें, किताब तो ये हम क्या कहते हैं डेली बेसिस पे लिखते रहते हैं, तो कॉलम्स हैं आपके, तो लिखते लिखते फिर जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो किताब बन जाती है। ये बताइए कि आपसे गुफ्तगू तो रही लेकिन तशनगी तो बरकरार है। ये बताइए आप नाज़रीन को हमारे क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो क्या है, बस यही जो बात मैं कह रहा था कि देखें हर इंसान का एक रोल होता है सोसाइटी में। बिल्कुल।
और उस रोल को अपनी सतह पे बहरहाल जैसे आपने कहा ना कि किसी न किसी तरीके से जारी रहना चाहिए। अपने हिस्से का काम करते रहना चाहिए। मसलन मैं अगर जलसा नहीं कर सकता तो एटलीस्ट कॉलम लिख सकता हूँ, बिल्कुल। या आप कोई बहुत बड़ा सेमिनार ना करें तो एटलीस्ट आप एक आपका प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल रेगुलरली आ रहा है। रेगुलरली। तो ये कम्युनिकेशन के चैनल्स जो है ना ये ओपन होने चाहिए, जिसकी जो भी शक्ल है, जिस शक्ल में कोई कर सकता है। बिल्कुल। इसमें कोई बड़े या छोटे की बात नहीं होती, ये यानी अपने हिस्से का काम करें, हर इंसान को अपने हिस्से का काम करें, जब भी या कम्युनिटी का मफाद है, उसमें लोगों का मफाद है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जैसे लोगों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, नहीं नहीं, हम बेलौस और बिल्कुल बेगरज लोगों की आपके ज़रूरत साथ है। हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें और नेगेटिविटी को और बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें। हमारा यही काम होना चाहिए। नाजरीन, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम हमीद भाषानी साहब। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका करते हैं शुक्रिया, बहुत बहुत कि शुक्रिया। आपने हमें अपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान आप हर मंगल को रात 8 बजे देखते हैं और ये प्रोग्राम रिपीट होता है बुध की दोपहर 1 बजे और इतवार की दोपहर 1 बजे। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं toronto360.tv। हमें अपनी राय से नवाजिए, अपनी आरा से नवाजिए। हम आपकी आरा की रोशनी में अपने प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ज़किया गज़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।